साल था 1935 और हिंदुस्तान की सियासत ना एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात बन चुकी थी। एक तरफ थी ब्रिटिश हुकूमत, दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस खेल के बिल्कुल बीचों बीच रखा था एक मोहरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। पर यह कोई मामूली कानून नहीं था, नहीं, ये भारत के भविष्य का फैसला करने वाली एक जबरदस्त राजनीतिक लड़ाई थी। और इसी लड़ाई ने कांग्रेस के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जो सच पूछिए तो आज भी उतना ही जरूरी है। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जिसे कोई सिरे से खारिज करता हो, उसे हराया कैसे जाए? क्या सिस्टम से बाहर रहकर उससे लड़ा जाए, या फिर सिस्टम के अंदर घुसकर ही उसे भीतर से खोखला कर दिया जाए? ये वो पहेली थी जिसने उस दौर के सबसे बड़े बड़े नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए इस बिसात को थोड़ा और करीब से समझते हैं, क्योंकि ये जो 1935 का एक्ट था, जैसा मैंने कहा, कोई सीधा साधा कानून बिल्कुल नहीं था। ये ब्रिटिश हुकूमत का बिछाया हुआ एक बेहद शातिर जाल था। तो आखिर ये एक्ट था क्या? देखिए, कागज पर तो ये प्रांतों में सरकार चलाने का एक नया ढांचा था। इसने प्रांतीय स्वायत्ता यानी एक तरह की लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस की पेशकश की। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन असली लगाम मतलब फाइनल पावर अंग्रेजों ने अपने ही पास रखी थी। कहने का मतलब है कि सतह पर तो ये एक सुधार जैसा दिखता था, पर गहराई में कहानी कुछ और ही चल रही थी। और यही थी अंग्रेजों की चाल, उनका गैम्बिट। शतरंज की भाषा में कहें तो एक ऐसी कुर्बानी जिससे कोई बड़ा फायदा उठाया जा सके। उनका मकसद सिर्फ कुछ वक्त के लिए जीतना नहीं था, नहीं, वो तो आज़ादी के पूरे आंदोलन को ही कुछ इस तरह बेअसर करना चाहते थे कि वो फिर कभी सर न उठा सके। तो अंग्रेजों की इस चाल के ना 3 बड़े हिस्से थे। पहला, सत्ता का लालच देना, मतलब कांग्रेस के नेताओं को मंत्री पद और दूसरी सुविधाओं का चारा फेंको ताकि उनका जो क्रांतिकारी जोश है ना, वो धीरे धीरे ठंडा पड़ जाए। दूसरा कदम था कांग्रेस के अंदर ही फूट डालना, जो पार्टी में लेफ्ट और राइट विंग का झगड़ा चल रहा था उसे और हवा देना। और तीसरा, सबसे खतरनाक कदम, केंद्र को कमजोर करना। कैसे? प्रांतीय नेताओं को ज्यादा ताकत देकर, ताकि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी पकड़ ही ढीली पड़ जाए। कितना सोचा समझा प्लान था। और अगर इस शातिर सोच का कोई सबूत चाहिए तो मद्रास के गवर्नर लॉर्ड एस्किन की इस चिट्ठी से बड़ा सबूत भला और क्या होगा। उन्होंने लिखा था, हमें उसे नेहरू को रुई में लपेट कर रखना चाहिए और उसकी हर बात माननी चाहिए, क्योंकि वो अनजाने में कांग्रेस संगठन को अंदर से तोड़ रहा है। जरा सोचिए, वो कांग्रेस की अंदरूनी फूट को कितनी बारीकी से देख रहे थे और उसका फायदा उठाने के लिए कितने तैयार बैठे थे। अच्छा, तो जब अंग्रेजों ने अपनी चाल चल दी तो बारी कांग्रेस की थी, और इस जाल के जवाब में कांग्रेस के अंदर ही एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। एक वैचारिक मंथन शुरू हो गया और सवाल सिर्फ एक था, अब क्या करें? देखिए, एक बात पर तो पूरी कांग्रेस एकमत थी कि 1935 के इस एक्ट को पूरी तरह से खारिज करना है। इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन असली मुश्किल ये थी कि उस वक्त एक और बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने के हालात ही नहीं थे। और बस यहीं से पैदा हुई वो गहरी दुविधा जिसने कांग्रेस को एक दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया। इस कश्मकश ने ना कांग्रेस को साफ साफ 2 खेमों में बांट दिया था। एक तरफ था लेफ्ट विंग, जिसकी अगुवाई कर रहे थे नेहरू और बोस जैसे जोशीले नेता। उनका सीधा कहना था कि उसूलों पर टिके रहो और इस एक्ट का पूरी तरह से बहिष्कार करो। दूसरी तरफ थे मिनिस्टेरियलिस्ट्स यानी मंत्री पद के समर्थक, जिनमें राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता प्रमुख थे। उनका मानना था कि ये वक्त उसूलों से ज्यादा रणनीति का है, सिस्टम में घुसकर ही इसे लड़ा जा सकता है। तो एक खेमा एक्ट को बाहर से तोड़ना चाहता था और दूसरा अंदर से। चलिए पहले बहिष्कार की वकालत करने वाले लेफ्ट विंग की दलीलें सुनते हैं। उनका तर्क क्या था, वो ऐसा क्यों सोच रहे थे? नेहरू और उनके साथियों का मानना था कि भाई, अगर हमने पद स्वीकार कर लिए तो ये तो एक्ट को खारिज करने के हमारे अपने ही स्टैंड के खिलाफ जाएगा। ये एक तरह का पाखंड होगा। हमें जिम्मेदारी तो दे दी जाएगी पर असली ताकत तो मिलेगी नहीं। और तो और ये ब्रिटिश हुकूमत के दमनकारी सिस्टम का हिस्सा बनने जैसा होगा। इससे हमारे आंदोलन का जो क्रांतिकारी चरित्र है वो ही खत्म हो जाएगा। ये एक तरह का सरेंडर होगा जो हमें छोटे मोटे सुधारों के दलदल में फंसा कर रख देगा। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो खेमा जो कह रहा था कि सिस्टम में घुसना ही समझदारी है, उनका नजरिया काफी प्रैक्टिकल था। उनका कहना था कि देखिए, ये लड़ाई उसूलों की नहीं रणनीति की है।
अभी हमारे पास एक बड़े आंदोलन का ऑप्शन है नहीं, तो क्या हम पूरा सरकारी मैदान ब्रिटिश परस्त ताकतों के लिए खाली छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम सरकार में आते हैं तो उन मंत्रालयों का इस्तेमाल जनता के भले के लिए कर सकते हैं, कुछ ठोस काम कर सकते हैं। ये सिस्टम से अंदर रहकर लड़ने का एक मौका है, एक तरीका है। इस सोच को टी विश्वनाथन के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा था, मंत्रालयों को सिर्फ दफ्तरों की तरह मत देखो, बल्कि उन्हें उन किलों की तरह देखो जहां से ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपनी ताकत फैलाता है। हम इन काउंसिल्स को चलाएंगे और इन्हें ही क्रांति का हथियार बना देंगे। क्या बात थी! मतलब वो सत्ता के आगे झुकने की नहीं, बल्कि सत्ता को ही एक हथियार बनाने की बात कर रहे थे। तो भाई, इस जबरदस्त बहस का आखिरी नतीजा क्या निकला? कांग्रेस ने, जैसा कि वो अक्सर करती आई थी, एक बीच का रास्ता निकाला, एक समझदारी भरा रास्ता। और समझौता ये हुआ कि ठीक है, पार्टी 1937 के चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी, ताकि देश को यह दिखाया जा सके कि जनता आखिर किसके साथ खड़ी है। लेकिन सरकार बनाने या न बनाने का जो बड़ा सवाल है, उसका फैसला चुनाव के नतीजों के बाद ही किया जाएगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने उस वक्त के लिए पार्टी को टूटने से बचा लिया। और एक बार जब फैसला हो गया तो कांग्रेस चुनाव में ऐसे उतरी जैसे कोई तूफान आ गया हो। खासकर नेहरू का कैंपेन तो देखने लायक था। उन्होंने करीब करीब 80,000 किलोमीटर का सफर तय किया, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों से सीधे बात की, और ऐसा लगा मानो पूरे देश में आजादी की एक नई ऊर्जा दौड़ा दी हो। तो इस तूफानी मेहनत का नतीजा क्या निकला? नतीजा ऐसा था जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कांग्रेस ने लड़ी गई 1161 सीटों में 716 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक जबरदस्त जनादेश था, एक ऐसा नतीजा जिसने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यही था। इस ऐतिहासिक जीत ने कांग्रेस की दुविधा को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और भी ज्यादा बड़ा और मुश्किल बना दिया। अब वो सवाल और भी ज्यादा जोर से चुभने लगा था कि क्या उन्हें सरकार बनानी चाहिए या नहीं। और यहीं पर हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। इतनी बड़ी जीत हासिल करके क्या कांग्रेस ने शतरंज की इस बाजी में शह दे दी थी और अंग्रेजों के जाल को नाकाम कर दिया था, या फिर उन्होंने सिर्फ उस चारे को निगल लिया था जो अंग्रेजों ने फेंका था और अब वो उस जाल में और भी गहरे फंस चुके थे? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में इंतजार कर रहा था।